नमस्कार। मैं पंकज कुमार। चुनाव यदि सरकार के 5 साल के कामकाज का परीक्षा है तो इसमें से कोरोना और उसके बाद हुए भयावह पलायन के त्रासदी का प्रश्न क्यों हटा दिया गया है। आश्चर्य ये नहीं है कि सरकार ने इसे भुला दिया है, बल्कि इससे बढ़कर विडंबना यह है कि आपने भी इसे दरकिनार कर दिया है। पलायन एक तरह से संभावनाओं का विस्तार है। सभ्यता के विकास के साथ ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने आने लगे। एक समय में समुद्री यात्रा व्यापार का मुख्य जरिया था। यदि कोलंबस और वास्को डी गामा अपने समुद्री यात्रा पर न आए होते तो अमेरिका और भारत का परिचय विश्व समुदाय के सामने उस समय नहीं हो पाता। आर्य भी प्रवासी ही थे जो बाहर से आए थे और द्रविड़ यानी मूल निवासी के साथ सामंजस्य स्थापित की। प्रवासन अलग अलग उद्देश्यों के लिए होता रहा है। कभी यह राजनीतिक उद्देश्यों से लेकर सत्ता स्थापना तक के लिए हुआ है। डच, यूनानी, मंगोल, तुर्क, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भी एक तरह से प्रवासी ही थे। सत्ता स्थापना के साथ ही संस्कृति, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र का भी आदान प्रदान हुआ। इसी तरह यात्री, धर्मगुरु और दार्शनिक का आना जाना हुआ। ह्वेनसांग और फाहियान जैसे यात्री आए तो भारत से बौद्ध धर्म का विस्तार विश्व के अनेक देशों में हुआ। राहुल सांस्कृतायन ने बोलगा से गंगा की रचना की और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी धर्म सभा को संबोधित किया तो विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया और मैक्स मूलर जैसे जर्मन विद्वान ने भारतीय संस्कृति से यूरोप को परिचित कराया। विश्व ने भारत से दशमलव, शून्य और रेखा गणित सीखा। भारत भी डार्विन का विकासवाद और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत को जाना। राम का प्रवासन उसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया तो युधिष्ठिर का प्रवासन उसे धर्मराज बनाया। जर्मनी में जन्म लेने वाले कार्ल मार्क्स जब प्रवासित होकर ब्रिटेन गए तो दास कैपिटल जैसी कालजयी कृति की रचना की, जो समाज को समझने का एक आईना है। विश्व एक दूसरे से शासन की पद्धति, लोकतांत्रिक, समाजवादी, तानाशाही को देखा, समझा और सीखा। गांधी जब गिरमिटिया बनकर दक्षिण अफ्रीका गए तो विश्व को सत्य और अहिंसा का प्रकाश दिया। इसी तरह प्रवासन साहित्य, सिनेमा और खेल, विज्ञान के क्षेत्र में भी रहा है। लेकिन प्रवासन का मतलब मुख्य रूप से रोजी रोटी से रहा है। यह प्रवासन एक देश से दूसरे देश के बीच और देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर एक जिला से दूसरे जिला के बीच हुआ। बढ़ती आबादी और संसाधनों की कमी के कारण अवसरों और रोजगारों के अवसर का पिरामिड बन गया है। कई देशों ने आव्रजन नियम कड़े किए और बाहरी को रोकने के लिए तरह तरह के नियम बनाए गए। पलायन को लेकर सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब लोगों को भूख, भय, हिंसा, युद्ध या प्राकृतिक आपदा के कारण मजबूरन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या राज्य या फिर दूसरा देश जाना पड़ता है तो एक अनकही समस्या शुरू होती है। विश्व में आज भी शरणार्थी शिविर इसका प्रमाण है। पलायन सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि प्रवासितों को सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर इन प्रवासियों के विरुद्ध हिंसा, उत्पीड़न आम बात है। राजनीतिक पार्टियां रोजगार दे पाने में असमर्थ होने पर अपने नागरिकों को प्रवासियों का भय दिखाकर इनके असंतोष का दोहन करते हैं, जिसके कारण प्रवासियों को कई कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये सब बात तो हो ही रही थी कि अचानक एक महामारी कोविड-19 के प्रकोप ने प्रवासी मजदूरों की वास्तविक स्थिति और इसके उत्पीड़न की सामाजिक सच्चाई को बेपर्दा कर दिया। सहायता की सरकारी कोशिश के बावजूद प्रवासी मजदूर अपने गांव की तरफ पैदल बढ़े जा रहे हैं। बीमारू कहे जाने वाले राज्यों के कामगार दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों को संपन्न बनाने में जीतोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें कभी इतना भरोसा नहीं मिला कि वे संकट के समय में
शासन प्रशासन के वादों पर विश्वास कर सके। प्रवासी मजदूर भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन हैं, लेकिन इसके लिए पूंजी और श्रम के बीच परस्पर विश्वास भी तो होना जरूरी है। आज करोड़ों मजदूरों ने अपने घरों का रुख कर लिया है और हजारों किलोमीटर की दूरी नापने के लिए पैदल निकल पड़े हैं। पिछले 50 दिनों से ये प्रवासी मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे नंगे पैर बच्चों बूढ़ों के साथ रेंगते नजर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के संकट, पलायन और इसकी उभरती दर्दनाक दास्तान शायद कुछ समय के बाद भुला दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के तो प्रवक्ता होते हैं, मीडिया सेल होता है और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन इन बेबस मजबूर और गरीबों का कोई पक्षकार नहीं होता। नाइजीरियन साहित्यकार चिनुआ अचेबे ने कहा है कि जब तक हिरन अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तब तक उनके इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएँ गाई जाती रहेंगी। फिलहाल देश में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर ये प्रवासी मजदूर की संख्या कितनी है, और सरकार ने माना है कि ये प्रवासी मजदूर की संख्या 8 करोड़ है, जिनमें से 15/5/2020 तक 10 लाख मजदूरों को अपने घर ट्रेन से भेजा जा चुका है। कोविड-19 संकट ने अकुशल और प्रवासी मजदूरों की सबसे अधिक प्रभावित किया है। रोजगार छीनने और सामाजिक सुरक्षा के अभाव के चलते लाखों मजदूर जीवन यापन की तमाम समस्याओं में उलझ चुके हैं। अनेक मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जैसे अनेकानेक संस्थान मजदूरों को एकजुट होने, समानता कार्य के लिए समान भुगतान, सुरक्षित माहौल, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, लैंगिक भेदभाव, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा जैसे तमाम अधिकारों की वकालत करते हैं। लेकिन महामारी और सरकारी अक्षमता ने इन अधिकारों को छीन लिया और भूखे प्यासे हजार मजदूर मील पैदल की दूरी नापने के लिए मजबूर हैं। मजदूरों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बेबस कर दिया है। ये सभी अपने अपने गांव जाने को मजबूर हैं, उसी गांव की ओर जहां की सारी गलियां शहर की ओर जाती है। एक्टर और डायरेक्टर मनोज पांडे मैं गांव हूं नामक वीडियो में कहते हैं, मैं गांव हूं, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप लगा कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव जिस पर आरोप है कि यह असभ्य है, अशिक्षित है और इसके बच्चे इसे छोड़कर शहर चले गए। पर क्या इसमें मेरा दोष था? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं है तो पैदल ही परिवार के साथ निकल पड़े हैं। जो मुझे छोड़कर चले गए थे किस आस पर लौटने लगे हैं। मुझे पता है कि इस विश्वास पर कि गांव पहुंच गए तो भूखे नहीं मरेंगे। हाँ मेरे लाल आ जाओ, मैं तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगा। एक गांव का गुस्सा, दर्द, पीड़ा और इस सब के बाद भी अपने बच्चे को अपने आंचल में समेट लेने की ममता, उसका वात्सल्य कि भले ही तुम मुझे छोड़ दो, मैं नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 93% कामगार असंगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। नीति आयोग 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 85% कामगारों को भारत का असंगठित क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराता है। वहीं 50% राष्ट्रीय आय में सीधे तौर पर असंगठित कार्यबल की भागीदारी होती है और ये आबादी भारत की मानव पूंजी का आधार है। लेकिन देश में 50 से 60 लाख औसत सालाना अंतर्राज्यीय विस्थापन 2001 से 2011 के बीच हुआ। 6 करोड़ आबादी है अंतर्राज्यीय विस्थापितों की, जबकि अंतर जनपदीय विस्थापितों की आबादी करीब 8 करोड़ है। 90 लाख लोग 2011 से 16 के बीच राज्यों के बीच काम की तलाश में विस्थापित हुए। ये बात ORF के आंकड़ों से पता चलता है।
तालाबंदी की वजह से देश की बड़ी आबादी जीवन यापन की मुश्किलों से घिर चुकी है। विश्व बैंक के अनुसार इससे करीब 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर पैदल ही अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। प्रवासन की दृष्टि से कोविड-19 संकट नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आंतरिक पलायन वैश्विक पलायन से 2.5 गुना अधिक है। विश्व बैंक के मुताबिक दक्षिण एशिया समेत पूरे विश्व में प्रवासियों का संकट बढ़ा है। इनमें उनकी बेबसी और मजबूरी साफ दिख रही है। ये लोकल को लेकर भोकल हो गए हैं और भूख प्यास से पड़े बिना कोई यातायात के साधन के पूर्ण आत्मनिर्भर होकर इस चिलचिलाती गर्मी में सड़क पर निकल पड़े हैं। नंगे पैर चलने के कारण कई मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए हैं तो कुछ सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पैदल घर जाते प्रवासी श्रमिकों की संख्या थम नहीं रही है। कोई अपने हुनर से जुगाड़ की गाड़ी बनाकर अपने बच्चों को ढो रहा है तो कोई ट्रॉली बैग को ही ट्रेन समझ लिया है। सड़क पर हो रही मजदूरों की मौत अब बस एक आंकड़ा भर रह गया है। रोड सेफ्टी एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन की एक रिसर्च के अनुसार दिल्ली में 18 लोगों की मौत वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार की वजह से हुई है, जबकि पूरे देश में 24 मार्च 2020 से 4 मई 2020 के बीच करीब 137 लोगों की मौत हुई सड़क दुर्घटना में हुई है। पहले 2 तालाबंदी के दौरान कुल 596 दुर्घटनाओं के मामले दर्ज किए गए, जिसमें पंजाब में 42, केरल 26, दिल्ली 18, कर्नाटक 12, तमिलनाडु 7, असम में 3 मौतें हुई। 19/5/2020 को भागलपुर में बस और ट्रक के टक्कर में 9 प्रवासी मजदूर की मौत हुई और 5 घायल हुए। याद रहे, हर दिन यह आंकड़ा बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए इन मजदूरों की मौत का कोई राजनीतिक उपयोग नहीं है। मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज में चुनाव से एन वक्त पहले बीसू की मौत पर जिस तरह की सियासत होती है, फिलहाल उसकी संभावना कम है, वरना इन मजदूरों का भी जातिगत, क्षेत्रगत और धार्मिक विश्लेषण होता, संवेदनाएं प्रकट की जाती और इन मजदूरों के हमदर्दों की बाढ़ आ जाती। बिहार के छपरा जिला की रहने वाली सुशीला देवी हरियाणा के मानेसर में घरेलू नौकरानी का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पति का देहांत हुआ है। जब यह समाचार उन्हें मिला तो वे बदहवासी में पैदल ही दिल्ली चली आई। उम्मीद थी कि अब तो ट्रेन चल गई है, सो पति के अंतिम दर्शन हो जाएंगे, लेकिन सीधी साधी सुशीला को पता भी नहीं था कि टिकट की बुकिंग कैसे की जाती है। वे लोगों से बार बार टिकट बुकिंग की गुहार लगाते हुए कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, वहाँ बेटी अकेली है। सुशीला का मोबाइल फ़ोन भी इस बीच खो गया है, सो वे अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पा रही है। बेगूसराय में किराए की टैक्सी चलाने वाले 26 वर्षीय हरि प्रसाद तालाबंदी के बाद पैदल ही अपने घर आंध्र प्रदेश के चिन्नूर निकल पड़े थे। घर वालों की भी इच्छा थी कि अभाव में रहने के बजाय वे अपने गांव ही लौट आए। 3 दिन लगातार चलकर गांव पहुंचे ही थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। घर वालों ने एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल ले गए, लेकिन हरि प्रसाद ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौत की वजह डिहाइड्रेशन बताई गई। हद तो तब हो गई जब गांव वाले ने सबको गांव के भीतर नहीं लाने दिया। बाद में डॉक्टरों ने सबका नमूना लेकर कोरोना जांच की, रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के निवासी रणवीर सिंह दिल्ली में एक होटल में काम करते थे। तालाबंदी के बाद होटल बंद हो गया और उनकी कमाई भी बंद हो गई, सो उन्होंने अपने गांव बारफरा जाने सही समझा और पैदल ही निकल पड़े। 300 किलोमीटर की सफ़र में 260 किलोमीटर ही सफ़र तय की थी कि सीने में दर्द होने लगा और थोड़े समय के बाद मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि 39 वर्षीय रणवीर का दिल का दौरा पड़ा था। परिवार का पेट पालने के लिए वे गांव से 3 वर्ष पहले दिल्ली आए थे। ठीक इसी तरह रामजी महतो तालाबंदी की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही बेगूसराय के लिए पैदल ही निकल पड़े।
वे 850 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुके थे, लेकिन वाराणसी में चलते चलते गिर पड़े। बकौल पुलिस जब वह उसके पास पहुंची तो राम जी की सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन उसमें लेटते ही उनके प्राण पखेरु निकल गए। राम जी के घर वालों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे वाराणसी जाकर उनका शव ले जाते, इसलिए वाराणसी की पुलिस ने ही उनका दाह संस्कार किया। श्रावस्ती के मठकनवा गांव के रहने वाले इंसाफ अली मुंबई में निर्माण क्षेत्र में हेल्पर का काम करते थे। तालाबंदी हुआ तो काम बंद हो गया, सो घर को निकल पड़े। 1500 किलोमीटर के सफ़र से ज़्यादा समय वे पैदल ही चले। 14 दिनों के बाद जब अपने गांव पहुंचे तो डिहाइड्रेशन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ने करबला के युद्ध को विश्व का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहा था। गांधी ने खुद ब्रिटिश शासन के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर नमक कानून तोड़ा था। यह आंदोलन धीरे धीरे इतना मजबूत हुआ कि ब्रिटिश सरकार की चूलें हिल गई। आज मजदूरों का सड़क पर पैदल मार्च स्वतः स्फूर्त सविनय अवज्ञा आंदोलन ही है। व्यवस्था और समाज के विरोध में मजदूरों का ये एक तरह से यह दांडी मार्च है। बिना कोई नेतृत्व का दिल में तूफान और आँखों में शोले लिए चले जा रहे हैं। मध्यकाल में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थापित किया था तो कहा जाता है कि सुल्तान के साथ चंद मुट्ठी भर लोग ही पहुंच पाए थे, बाकी लोग रास्ते में पैदल चलते हुए मारे गए थे। लेकिन उस समय लोकतंत्र नहीं था, शासन राजा के सनक से चलती थी, राजा की मर्जी सब कुछ होता था। मजदूरों के इस पलायन की तुलना आज़ादी और विभाजन के समय देश में हुए पलायन और अफरा तफरी से की जाती है, जिसमें 1 से 1.5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था। लेकिन यहाँ एक चीज़ स्पष्ट करना जरूरी है कि इस घटना के समय बरसों से शासन कर रही ब्रिटिश सरकार रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांध चुकी थी और नव स्वतंत्र देश के कर्णधार अभी ठीक से अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी 74 वर्ष पुराना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और मजबूत सरकार शासन में है, इसलिए इस बार परिस्थितियां पहले से कहीं अधिक गंभीर है। संजय कुंदन की कविता जा रहे हो हम को सुनिए, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं हम। यही 2-4 पोटलियां साथ तब भी थी आज भी है, और यह देह लेकिन अब आत्मा पर खींची कितनी बड़ी लकीर है बढ़ गई है। कौन देखता है, कोई रोकता तो रुक भी जाते, बस दिखाता आँख में थोड़ा पानी। इतना ही कहता यह शहर तुम्हारा भी तो है। उन्होंने देखा भी ना कहीं पलटकर, जिसके घरों की दीवारें हमने चमकाई। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, जिसकी चूड़ियाँ हमने 1300 डिग्री तापमान में कांच पिघला कर बनाई। किसी ने नहीं देखा एक ब्रश, एक पेचकस, एक रिंच और हथौड़ा के पीछे एक हाथ भी है जिसमें खून दौड़ता है, जिसे किसी और हाथ की उष्मा चाहिए। हम जा रहे हैं, हो सकता है कुछ देर बाद हमारे पैर लड़खड़ा जाएं, हम गिर जाएंगे खून की उल्टियां करते हुए। हो सकता है हम ना पहुंच पाएं, वैसे भी आज तक हम पहुँचे ही कहाँ हैं। हमें कहीं पहुँचने भी कहाँ दिया जाता है। हम किताबों तक पहुँचते पहुँचते रह गए, न्याय की सीढ़ियाँ से पहले ही रोक दिए गए। नहीं पहुँच पाई हमारी अर्जियाँ कभी नहीं, हम अन्याय का घूंट पीते रह गए। जा रहे हैं हम, यह सोचकर हमारा एक घर था कभी, अब वह ना भी रहे, तब भी उसी दिशा में हम जा रहे हैं। कुछ तो कहीं बचा होगा उस ओर जो अपना जैसा लगेगा। इन मज़दूरों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के प्रवासी मज़दूरों को ले जा रहे एक बस के से टकरा जाने पर 4 प्रवासी मजदूर तथा बस चालक की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। लेकिन मजदूर रुके नहीं। जब कोई सहायता की उम्मीद नहीं दिख रही थी तो इसमें कोई अपने हुनर से जुगाड़ गाड़ी बनाकर अपने बच्चे को ढो रहा था, तो कोई ट्रॉली बैग को ही ट्रेन समझ लिया। हर रोज़ देश की सड़कों पर ऐसी अनगिनत तस्वीर दिख रही है जो रूह को हिला दे रही है। एक वायरल वीडियो ने सबकी आंखें नम कर दी है।
ट्रॉली बैग पर एक बच्चा निढाल होकर सोया हुआ है और माँ उसे खींचती हुई धीरे धीरे चल रही है। प्रवासियों के दर्द को बयां करती यह मार्मिक घटना आज की सच्चाई है। यह महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ पंजाब से झांसी जा रही थी। नन्हे कदम जब थक गए तो उसे ट्रॉली बैग को ही अपना बिछौना बना लिया। पंजाब से आगरा तक महिला अपने बच्चे को इसी तरह खींच कर लाई। बिल्कुल आत्मनिर्भर मजदूरों ने जुगाड़ गाड़ी में बच्चे को बिठाकर चल दिए तो एक ट्रक में 100 मजदूर सामान की तरह लदकर सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली निवासी राजकुमार लुधियाना से परिवार संग मजदूरी करते थे। तालाबंदी के बाद फैक्ट्री बंद हो गई तो उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने 18 साथियों के साथ पैदल ही घर जाने का फैसला किया। उनका बेटा ब्रजेश बीमार था, वह पैदल नहीं चल सकता था, इसलिए उन्होंने बेटे को खाट पर लिटा दिया कर घर की ओर चल दिए। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक पिता अपने 2 बच्चियों को बहंगी में रखकर बच्चियों के लिए श्रवण बने पिता ने कुरनूल से छत्तीसगढ़ को निकल पड़े। करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान उन्हें कहीं सहायता मिल रही थी तो कभी भूखे प्यासे चलना पड़ता था। बिल्कुल चार्ली चैपलिन के इस कथन की तरह जिसमें वो कहते हैं, ज़िंदगी को क्लोज अप में देखेंगे तो वह सरासर ट्रेजेडी नज़र आएगी और लॉन्ग शॉट में देखेंगे तो वह कॉमेडी के सिवा कुछ नहीं है। तालाबंदी के कारण हालात ऐसे हैं कि पुणे में 15/5/2020 की शाम एक बुजुर्ग के सीने में अचानक दर्द हुआ। परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाया लेकिन बैरिकेडिंग की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। बुजुर्ग 3 घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। सड़क हादसों में हो रही मौतों पर उद्योगपति और विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि पटरी पर सोए 13 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई और घटना की जांच चल रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई से हम वाकिफ़ हैं। आजीविका खोने वाले लाखों लोगों की तरह वे भी भूखे थे, इसलिए उन्होंने भी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर अपने घर पहुंचने का फैसला किया। वे यह मानकर पटरी पर सो गए कि ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि तालाबंदी है। इस महामारी को रोकने के लिए तालाबंदी जरूरी है, लेकिन ये मौतें अक्षम्य त्रासदी है। यह त्रासदी बहुत बड़ी विपदा से बेहद कष्टदायक संकेतों में से एक है, जिसे हमारे ये नागरिक भुगत रहे हैं, जो बेहद कमज़ोर और सबसे गरीब तबके के हैं। बेतिया शहर के विपिन दिल्ली से किसी तरह गोपालगंज पहुंचा। पशु चारे की फैक्ट्री में पैकिंग की चेकिंग करने का काम करने वाले विपिन ने बताया कि रास्ते में 1500 रुपये भाड़े में ही खत्म हो गए। 4 दिनों से भूख से बिलबिला रहा था। गोपालगंज बॉर्डर पर पहुंचने के बाद 5000 का मोबाइल 500 में बेच दिया। इसके बाद 20 रुपये का तरबूज खरीदकर भूख मिटाई। मुजफ्फरपुर में एक ट्रक पर सवार 5 मजदूरों के खाने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों ने बिस्कुट का एक पैकेट ऊपर उछाला तो इसे पकड़ने के लिए पांचों के हाथ एक साथ खुल गए। वह नन्हा व नादान है, कोरोना के संक्रमण से अनजान है। उसे ना तो मौत की समझ है ना जिंदगी की, लेकिन मुसीबत में अपनी माँ की उंगली थाम कर चल रहा था, घिसट रहा था। चप्पल पहन नहीं सकता, मीलों पैदल चलते हुए पैर सूज गए थे। सोले बरसाती धूप में सड़क पर पिघले कोलतार से उनके तलवे से चिपक रहे थे। वह कभी ठिठक जा रहा था तो कभी दौड़ कर जा रहा था ताकि माँ की उंगली छूटे नहीं। कलेजे को चीर देने वाला यह दृश्य सड़क की सच्चाई है। क्या फ़र्क पड़ता है कि इसका नाम क्या है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। जब संवेदना सहानुभूति खत्म हो जाती है तो बड़ी से बड़ी त्रासदी महज एक शब्द भर होकर रह जाती है, और वह है पलायन।
इसके पीछे के दर्द को एक फ्रेम में सजाकर दीवार पर टांग दिया जाता है और सड़क पर चलते लोग बेबस, लाचार, भीड़ या महज आंकड़े में बदल दिए जाते हैं। है कोई पास जो कह सके कि सबसे खतरनाक होता है सपने का मर जाना? दिनकर होते तो शायद कहते, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। या फिर रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन क्या आज दिनकर भी इस तरह की बात कहने के लिए देशद्रोही नहीं करार दिए जाते? इतिहास में जब सरकार के कामकाज का समीक्षा होगा, पलायन का प्रश्न हमेशा सवाल बनकर खड़ा रहेगा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।